मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम पर। मैं हूं शमीम खान। बचपन जिंदगी का बहुत खूबसूरत सफर होता है। बचपन में ना किसी चीज की फिक्र होती है और ना ही कोई चिंता होती है। बस बचपन ही एक ऐसी अवस्था होती है जब हम अपनी जिंदगी का पूरी तरह से आनंद उठाते हैं, और वो भी बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि ये हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा फेज चल रहा है। लेकिन कुछ बच्चों के बचपन में लाचारी और गरीबी की नजर लग जाती है, जिस वजह से उन्हें बाल श्रम जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। बाल श्रम वर्तमान समय में बच्चों की मासूमियत के बीच अभिशाप बनकर सामने आता है। बाल श्रम पर हमसे बात करने के लिए जुड़े अधिवक्ता और समाज सेवी पीयूष जी। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना रेडियो पर। नमस्कार। नमस्कार सर। पीयूष जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये बाल मजदूरी होती क्या है? शमीम जी, बाल मजदूरी के जो है अलग अलग एस्पेक्ट से लोग इसको अलग अलग तरीके से दें। कुछ लोगों के लिए बाल मजदूरी का मतलब जो है वो सिर्फ ये है कि जो लोग बच्चे काम कर रहे हैं वो छोटी एज के हैं, जो कि हमारा जो चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर के प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 है उसके प्रभु में आते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी मेंटल कैपेसिटी इस तरीके की नहीं है, जो इस एक्ट के अंदर भी फॉलो नहीं करते, बट फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो इसकी जो है, अगर मैं बिल्कुल टेक्निकल तरीके से आपसे बात करूं इसकी लीगल डेफिनेशन, तो बाल मजदूरी अभी एक्ट के हिसाब से ये है कि 14 साल से नीचे का कोई भी बच्चा जो काम करेगा तो वो तो वैसे ही भारत में परमिसेबल नहीं है किसी भी तरीके से। और 14 से जो 18 तक की जो एज है वो काफी सारी जगह पे परमिसेबल है। बस इसके लिए कुछ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अपना एक्ट लेके आई हुई है, टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशन काफी रखी हैं। तो जिस कारण से हमको ये निरंतर पता लगता रहता है कि कौन बाल मजदूरी में है या नहीं। अब जैसे एक रिसेंटली हमारे पास एक एनजीओ का केस आया था, मैं थोड़ा सा उससे प्रकाश डालना चाहूंगा। तो उस केस में क्या हुआ कि बच्चे की एज जो थी वो थी 17 ईयर्स, मगर वो मेंटली इतना कैपेबल नहीं था 17 ईयर्स की एज में भी कि जो आप एक 17 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं वो सारे काम कर सके। फिर भी उससे मजदूरी कराई जा रही थी। और जो डिफेंस लिया जा रहा था वो ये एक्ट का ही डिफेंस लिया जा रहा था कि भाई 14 से जो 18 की एज है, पेरेंट की कंसेंट है, और प्लस जो भी गाइडलाइन दी हुई थी सेक्शन 13 के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स के लिए, वो सारी फुलफिल हुई है। जिसके बाद कोर्ट ने ये चीज डिसाइड भी करी। उसके बाद अभी एक फाइनल हियरिंग पे आया नहीं है ये मैटर कब से, लॉकडाउन की वजह से, कि क्या इस तरीके के बच्चों को इसमें शामिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ एक्ट को लेके चले तो 14 से 18 साल तक की जो एज है बच्चों की, और उसमें भी 18 भी आप उसको क्लियर अगर नहीं बोलेंगे तो 14 ईयर्स से वो बोलता है जो एज है, प्लस 18 ईयर्स की जो मिड की जो एज है वो एज जो है इस एक्ट के अंदर कवर होती है। अब बाल मजदूरी जो है ये काफी बड़ा टॉपिक है। कोई भी बच्चा, अगर मैं सिर्फ एक्ट को लेके चलूं, 14 से और 18 के बीच में अगर वो काम कर रहा है तो उसके लिए एक्ट में एक प्रोविजन है जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986। अगर इस नीचे कोई भी बच्चा काम करता है तो वो इन एनी इवेंट पनिशेबल है। उसमें कुछ एग्जम्पशन हैं जो हम आगे तक चलेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस किस प्रकार की एग्जम्पशन की गई हैं। मगर बाल मजदूरी को सिर्फ एक एक्ट पे या सिर्फ एक चीज पे डिसाइड करवाना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसा कि आपने बताया कि 14 साल की उम्र से नीचे किसी भी बच्चे से काम करवाना बाल मजदूरी में आता है, लेकिन फिर भी बाल मजदूरी समाज का एक बड़ा हिस्सा है। ऐसा क्यों है? क्या रीजन है इसके पीछे? बाल मजदूरी इसके समाज के कुछ ऐसे कारण हैं जो मतलब हमको बहुत, सबसे पहली चीज तो जब भी हम कभी भी बाल मजदूरी में बात करें तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें इसके ना रीजन समझना बहुत ज्यादा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है।
ज्यादा जो बड़ी चीज उभर के आई है सारे इसमें एनजीओ के केसेस की हुए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, कि ये बच्चे इस हद तक की गरीबी में हैं जो अपना निवारण पोषण अपना खुद का भी पूरा नहीं कर पाते, प्लस इनके जो परिवार है, इनके माता पिता हैं, भाई बहन है, उन तरफ से इनको कितनी बार इतना प्रेशर रहता है पैसा लाने का, क्योंकि वो भी बहुत गरीब है, वो काम नहीं कर सकते। तो वहाँ पर उस जगह पे इनके पेरेंट्स इनको एज अ बच्चा न कंसिडर करके, ऐसा बच्चा न मानते हुए, प्रतीत करते हुए इनको दो हाथ समझते हैं, जो दो हाथ की जिससे इनको कमाई हो सके, और जब आपके हाथ बढ़ेंगे तो आपकी कमाई होगी। जैसे हमने बहुत सारे लोगों से बात करा कि आप क्यों नहीं इनको पढ़ाते हैं, जब तक 8वीं क्लास तक तो शिक्षा आजकल फ्री है, एटलीस्ट प्राइमरी स्कूल तक शिक्षा फ्री है, उसके बाद 9, 10, 11, 12 में प्रोविजन है 25% फीस के। मैं पर्टिकुलर स्पेसिफिकली होगी दिल्ली के लिए बात करता हूँ। तो उसमें अगर हम जैसे अपना हम फॉल करते हैं तो भी हमारी एजुकेशन फ्री है, प्लस यूनिवर्सिटीज जितनी हैं, यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट आप ये समझिए कि बहुत मिनिमल वेजेस में काम होता है, बहुत मिनिमल फीस में काम होता है, और इन तरीके के बच्चों के लिए और प्रोविजन भी है जो डीन्स ने अलग अलग कॉलेजेस में स्पेसिफाई कर रखा है कि आप एप्लीकेशन मूव करिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मूव करिए, तो उस फीस में भी, उस कम फीस में भी आपको रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो जो सबसे मुख्य कारण जो है इनका वो है गरीबी, और उस गरीबी से उभरते हुए जो बाकी सारे कारण हैं वो उसके सारे सब रीजन हैं। जैसे उस गरीबी के कारण सबसे पहले इनका खाने का पालन पोषण पूरा ढंग से नहीं हो पा रहा है, इन लोगों के पास रहने की जगह नहीं, इनके फादर या तो ड्रग एडिक्ट हैं, नशा पक्का करते हैं, वो गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, या दूसरे तरीके के ड्रग्स करते हैं, तो इन बच्चों को मजबूरी में अपने मम्मी का या फादर का कोई भी खराब भी होगा फैमिली में तो उनके निवारण पोषण के लिए काम करना पड़ता है। तो ये बहुत ज्यादा प्रमुख कारण है, और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ही यहाँ पर जो चाइल्ड लेबर का है वो यहाँ पर है कि यहाँ पर जो चाइल्ड लेबर जो मॉनिटरी सिस्टम है, जो भी प्रणाली उनको निरंतर रूप से देख रही है, उनका जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल नहीं प्ले हो रहा है आज इस पॉइंट ऑफ टाइम। प्लस जो एनजीओ अभी लगातार काम कर रही हैं, जैसे गूंज एनजीओ अच्छा काम कर रही है, और भी बहुत सारी एनजीओ हैं ऐसी, जो कैलाश सत्यार्थी जी की जो एनजीओ वो बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसी बहुत सारी एनजीओ हैं जिनके बारे में आपने और हमने सुना भी नहीं होगा और हमारे लोगों ने भी नहीं सुना होगा, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर उनकी तादाद इतनी कम है कि हमको इस टाइम पे जो प्रेजेंट हमारा जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रेजेंट हमारी जो हमें चीजें चाहिए, ये सारी चीजें कवर करने के लिए, हमारे सारे बच्चों को कवर करने के लिए, वो बहुत कम। जैसे आपने सुना ही होगा कि केसेस इतने ज्यादा हैं, जजेस बहुत कम है, तो उसी तरीके का कुछ डाटा मैं जो देखता आ रहा हूँ कि वो इनमें भी ये है कि उस तरीके के एनजीओ के पास या तो फंडिंग नहीं है या वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हमें पूरा का पूरा जो पूरा अपना भारत का जो नेटवर्क है उसको कवर कर सके। तो गरीबी एक बहुत ज्यादा प्रमुख कारण है, और गरीबी के साथ जो कारण है उभर के आ रहे हैं, वो खाना इनके पास नहीं है, पेरेंट्स के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो भी कितनी बार बात करके हमको यही पता लगा कि पेरेंट्स खुद भाग के आए अपनी अपनी स्टेट से किसी काम की तलाश में, बट उनके साथ यहाँ पर जिस तरीके की चीजें हुई, जो अच्छे लोग भी थे, तो वो एक ट्रैप में फंस गए। यहाँ पर आने के बाद वो एक जाल में फंस गए कि जैसे कहते हैं ना कि अपनी जीविका पालन करने का जो एक जाल है, इसी कारण से क्या हुआ, उनके पेरेंट्स, कितने सारे लोग हैं जो हमने बात करी तो पता लगा कि उनके पेरेंट्स क्रिमिनल बन गए, अब वो रोड पे अकेले हैं, बिल्कुल ना उनके पास सोने की जगह है, ना उनके पास सोने के लिए फुटपाथ है, तो अब वो बच्चे क्या करें, तो उनके पास मजबूरी में सिर्फ इसके अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं। तो इसीलिए जो है सारा अधिकतर बच्चा यहाँ पर माइग्रेट होता है। इसमें कुछ परसेंट बच्चों की ऐसी संख्या भी पाई गई जो हमने देखा और ऑब्जर्व करा, जो कि पढ़ाई नहीं करना चाहते। अब देखिए, हर तरीके से ये कहना भी गलत होगा कि सरकार सारा काम नहीं कर रही है, सरकार काम भी कर रही है, मगर काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं करना चाहते, जिनको काम करने में ही मन करता है। इनका लोग कहते हैं कि हम पढ़ नहीं सकते, हमें काम पे लगाओ, हमें काम करना है। तो उस जगह पे आप समझिए कि 13 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे को समझाना है बहुत ही मुश्किल विषय होता है। तो हम कोशिश करते हैं, या हम कोशिश करी जा सकती है इस विषय में कि उनके पेरेंट्स को कंसोल करा जाए, या उनके पेरेंट्स को अगर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिले तो उससे ये बच्चों को हम शायद अपनी तरफ खींच सकें कि आपके लिए इस टाइम पे जो पढ़ाई का महत्व है वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, है ना। तो ये बहुत सारे मतलब ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे फोकस तो हो रहा है, मगर वो इतना पर्याप्त नहीं है कि हम इससे हम सारी चीजें कवर कर लें। लेकिन बाल मजदूरी की आज जो स्थिति है, और इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया, जिसके तहत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया,
और रोजगार पाने की न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी गई थी। इसी के साथ सरकार नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के तहत बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने की तरफ कदम बढ़ा रही है, लेकिन फिर भी ये बाल मजदूरी किसी भी तरीके से थम नहीं रही है। तो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं थम रही है? आपने बहुत सारे रीजन बताए। सरकार भी बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारी एनजीओ काम कर रही है, लेकिन ये बाल मजदूरी थम क्यों नहीं रही है? देखिए, एक्ट पास हो गया, सब कुछ हो गया। मैं शहीन जी, जब भी हम बात करेंगे आज के प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए बात करें। आज क्या हुआ, फरवरी और मार्च के बाद आज स्थिति और ज्यादा बदल गई जी। क्या है, अब लॉकडाउन का देश में नेशनल लॉकडाउन रहा हमारे पूरे देश में, कोरोना के चक्कर में। उसके बाद जो स्थितियां परिवर्तन आए और उससे पहले जो स्थिति थी उनमें बहुत ज्यादा फर्क आ गया। जमीन, मैं बल्कि आपको बोलना चाहूंगा, जमीन आसमान का फर्क आ गया और ये चीज अब और ज्यादा वर्ष होगी। क्योंकि आप एक चीज समझिएगा, जो इनका जहाँ से पालन पोषण कर पा रहे थे अपना पहले भी बच्चे, जहाँ से एटलीस्ट रोटी खा पा रहे थे, वहाँ पे इनको रोटी भी नहीं मिली। सारे स्कूल बंद हो गए जहाँ पे इनको मिड डे मील नहीं मिली। कहीं भी कोई भी इनको कुछ भी इस तरीके का ऐसा सपोर्ट नहीं दिया गया। मतलब मुझे लगता है कि काफी हद तक तो गवर्नमेंट का इस चीज पर ध्यान ही नहीं गया कि इनके लिए हमको क्या करना, क्या नहीं करना। अंटिल एंड अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव ऑफ पेटिशन फाइल हुई थी, जिसका ऊपर में एक ऑर्डर आया था, जिन्होंने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सीजीआई में इसमें कॉग्निजेंस लेके बात बोली थी कि जी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे बचपन बचाओ आंदोलन है ना, तो इन सब में कुछ गवर्नमेंट से, कुछ सरकार कोर्ट से न्यायाधीश जो थे हमारे उच्चतम न्यायाधीश जो थे, उनसे ये मांगी ये चीज है कि आप कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आप कुछ रूल्स फ्रेम करिए इस चीज के लिए। क्योंकि अभी कोविड के बाद जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा और खराब हो गई। अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो अभी बीच में क्या हुआ है कि जैसे जो बच्चे जहाँ पर काम कर रहे थे, जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे या जिसमें नहीं, तो वहाँ से नॉर्मल एम्प्लॉइज को फायर कर दिया गया। तो बच्चे तो खैर आप खुद सोचिए कि एक आम इंसान के इतने सारे केसेस हो गए हैं आज कोर्ट के अंदर की हमारी चल रही है हमारी, तो बच्चों के साथ किस तरीके का उसकी लगा। ये एक्ट आने के बावजूद भी आज भी मतलब उस तरीके का सहयोग उन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है जिस तरीके का सहयोग उनको मिलना चाहिए। जैसे हमने अभी, आपने मुझसे पिछला पूछा कि प्रमुख मतलब आपको क्या लगता है आपके कारण जैसे क्या है क्या नहीं है, उसमें आप एक चीज ये समझिए कि अभी जो एक रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें एक जगह है अनंतालय बिहार का, एक अनंतालय जगह है, अनाथालय एक जगह है बिहार, एक अनाथालय बिहार में, जहाँ पर ये पाया गया कि उस अनाथालय में मतलब आप क्या चेंज एक्सपेक्ट करेंगे अनाथालयों से कि बच्चों को वहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन मिले, उनकी सारी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, प्लस उनको टाइम से खाना मिले, उनको किताबें, उनके जरूरत की खिलौने, ये सारी चीजें जरूरत की तरीके से मुहैया कराए जाए। अभी आपने देखा होगा कि सुओ मोटो एक्शन लिया गया था बिहार हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस बिहार हाई कोर्ट जस्टिस मेनन थे उस टाइम पे, उन्होंने वहाँ पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया उस ऑफेंस का। वहाँ पर पाया गया कि उनके पास शारीरिक उत्पीड़न हो रहा था। तो आप इतने पायस इंस्टीट्यूशन में, इतने पवित्र स्थान में अगर इस तरीके की चीजें एक्सपेक्ट करनी शुरू कर देंगे या इस तरीके की चीजें शुरू कर देंगे तो आपको और हमारा भी जो बहुत अच्छे तरीके से लोग काम कर रहे हैं उनका विश्वास खत्म हो जाएगा उस चीज को सोचते हुए। और आज के टाइम में कितने सारे बच्चे जो हैं, मतलब चाहे मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों, दोनों के साथ शारीरिक उत्पीड़न बहुत ज्यादा हुआ है इन सब इंस्टीट्यूशन। तो वो कोशिश करते हैं इन सब चीजों का अवॉइड करने की कि हम यहाँ ना जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भी एक तरीके का ट्रैप है। तो हमें इन चीजों को भी लोकेट करना बहुत जरूरी है, हमें प्रॉपर इंस्पेक्शन करनी बहुत जरूरी है, हमारी गवर्नमेंट सक्रिय होना बहुत जरूरी है कि कौन सा अनाथालय किस तरीके से काम कर रहा है। बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि हर थर्ड डे या हर फोर्थ डे का इंस्पेक्शन होना चाहिए। और इंस्पेक्शन ऐसा नहीं है कि आपने 3 तारीख निर्धारित कर दी तो 3 तारीख को आपने जाके इंस्पेक्शन कर दिया, वो रैंडम इंस्पेक्शन होना चाहिए। आप अचानक से पहुंचिए अपनी टीम लेके, आप देखिए कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, आप रूम्स में ले जाइए बच्चों को अलग अलग, उनसे बात करिए अलग अलग बच्चों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक, अब क्या है इन सब इंस्टीट्यूशन में क्या होता है यूजुअली कि बच्चों को ट्यूटरिंग कर दी जाती है, बच्चों को सिखा दिया जाता है कि आपको ऐसा बोलना है, हम आपको चॉकलेट देंगे, आपको ऐसा बोलना है, हम आपको ड्रेस देंगे। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक उस अनाथालय के पहुंचे, आप उनसे बात करें,
आप पता लगाएं कि वो किसी भी तरीके के प्रलोभन में तो नहीं है, जो कि वो बहुत ज्यादा वो है, उसकी चांसेस हैं कि वो आ सकते हैं। और उनके बाद आप अपनी एक अच्छी रिपोर्ट जो है, वो रिपोर्ट एक अनबायस्ड रिपोर्ट जो है आप अपनी अथॉरिटीज के चेयरमैन के सामने लीजिए, जो चेयरमैन अपॉइंट होता है गॉल्फ सेंटर एक्ट के अंदर। और गवर्नमेंट को भी आप इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट अपनी सेंड कर सकते हैं। कंसर्न डीएम को वो रिपोर्ट जाती है, तो उसके बाद उसमें सुधारा काम हो सकता है। अदरवाइज हम अगर सिर्फ ये बोलें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर दिया और पीछे से ऑन प्लेटफॉर्म लेवल, ऑन ग्राउंड लेवल किस तरीके का काम हो रहा है, किस तरीके का काम नहीं हो रहा है, अगर हम उसको मॉनिटर नहीं करेंगे तो ये सब चीजें हमारे लिए उतनी हेल्पफुल नहीं हो पाएंगी जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज को सोच रही है। जी, जैसा कि हमने बात की कि सरकार और एनजीओ समाज में फैली इस बाल मजदूरी जैसी कुरीति को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए काम कर रही है। आपने बात की शारीरिक उत्पीड़न या शारीरिक प्रताड़ना, तो मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। एक एनजीओ के अनुसार 50.2% ऐसे बच्चे हैं जो सप्ताह के 7 दिन काम कर रहे हैं और 53.22% यौन प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। इनमें से हर दूसरे बच्चे को किसी न किसी तरीके से मानसिक भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और 50% बच्चे शारीरिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। किसी तरह से उनको मारा जाता है, पीटा जाता है ताकि वो काम करें। जब वो काम करने को मना करते हैं तो उनको और प्रताड़ित किया जाता है। कई दफे भावनात्मक रूप से उनके माँ बाप को कहा जाता है, कई दफे जो है किसी भी तरीके से उनको बहला फुसला के, जैसे कि हमने बात की अभी, बहला फुसला के उनको उनसे काम करवाया जाता है। तो ये किस तरीके से रोका जा सकता है, क्योंकि आप हर जगह बच्चे के साथ नहीं रह सकते। मान लीजिए कोई बच्चा काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में या कहीं भी काम कर रहा है या किसी चाय की दुकान पर काम कर रहा है, या माता पिता या कोई भी एनजीओ या सरकार बच्चे के साथ नहीं हो सकती, तो किस तरीके से इसे रोका जाए, किस तरह से लोगों को अवेयर किया जाए? ये बड़ा अच्छा सवाल। देखिए इसमें शहीन जी, आपने जैसे मुझे बताया 25 दिन काम है ना, तो हमारा जो एक्ट है चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एंड प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट 1986 का, इसमें प्रोविजन दिए हुए हैं साफ साफ। इसमें एक चैप्टर है, चैप्टर 2 पार्ट 2, जो कहता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेस। इसमें साफ साफ धारा 3 के अंदर ये बात बोली गई है कि आप किसी भी सूरत में कोई बच्चा अगर इस एक्ट के अंदर कवर हो रहा है तो उससे 7 दिन काम नहीं करवा। अगर आप उससे 7 दिन काम करवाते हैं या कुछ भी आप इस चीज का उल्लंघन करते हैं तो उसमें पैनल प्रोविजन किए हैं इनके 7 दिन। मैं आपको थोड़ा सा एक्ट के काफी ज्ञान डालना चाहूंगा। एक्ट क्या कहता है हमारा? एक्ट ये बोलता है ताकि ये पब्लिक भी अवेयर रहे, लोग जहाँ देखें इस चीज को वो भी अवेयर रहे, इस तरह की कोई चीज होती है तो वो कम से कम उस चीज से जाके पॉइंट आउट भी कर सकते हैं और वो लोगों को बता भी सकते हैं ये आप गलत कर रहे। इसमें क्या है, कोई भी बच्चा लगातार 7 दिन नहीं काम करे। मैक्सिमम वर्किंग डेज जो होंगे वो 6 डेज के होंगे आउट ऑफ 7 डेज इन अ वीक। अब इसमें क्या होगा कि इन 6 दिनों में भी एक बच्चा जो है वो 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। जो भी प्रोहिबिशन की लिस्ट से बाहर है चीजें हमारी, मैं उसमें बता रहा हूँ। जो चीजें प्रोहिबिटेड है वो प्रोहिबिटेड है, उसमें आप जो चीजों पे रोक लगी हुई है उन पे आप काम नहीं कर सकते। जो चीजों पे आप काम कर सकते हो उसमें भी आप एक दिन में 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे और हर 3 घंटे का जो काम रहेगा उसमें 1 घंटे का बच्चे के लिए जो गैप है वो जरूर रहेगा। जो कि मुझे लग रहा है कि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो इसका बहुत ज्यादा ग्रॉस वायलेशन है। कोई भी इस तरीके से काम नहीं कर रहा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में देख रहे हैं हम बच्चों का, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्रीज में आप देख रहे हैं बच्चों का रोल कितना ज्यादा बढ़ गया है। अब ये बच्चों के लिए अपलिफ्टमेंट की बात तो है ही है, इसमें एक और बहुत बड़ा जो मुद्दा है जो चीजें देख नहीं पा रहे हैं लोग कि इस समय उनको पढ़ाई करनी चाहिए, जिस समय उनको ये निर्धारित करना चाहिए कि उनको जिंदगी में आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो पेरेंट्स से कंसल्ट करके, फैमिली मेंबर से कंसल्ट करके, अपने अध्यापकों से कंसल्ट करके वो उस टाइम पे वो सारी चीजें नहीं कर पा रहे। और इसमें ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो उनके माँ बाप हैं उनका आपसी लालच भी है, क्योंकि उनको इस तरीके के पैसे मिल रहे हैं जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करे थे। इस कारण से भी वो बहुत ज्यादा अपने बच्चों को वहाँ पर भेज रहे हैं। आप फिर भी ये मान लीजिए शहीन जी कि ये सारी कंपनी जो बड़ी कंपनी है, जो बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, वो हो सकता है इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हो, मगर जो ग्रास रूट लेवल पे जहाँ पर बच्चे काम कर रहे हैं वहाँ पर ही कोई भी चीज फॉलो नहीं हो रही, जो कि एक्ट में साफ साफ लिखा गया। प्लस दूसरी आपने मुझे जो समस्या बताई कि शारीरिक उत्पीड़न जो है ये मतलब मैं आपको बोलूँ कि
एडल्ट के साथ और एक बच्चे के साथ अगर ये चीज हो तो हमेशा कोई भी आप पूरे संसार में अगर आप ये किसी से भी आवाज पूछेंगे तो बहुत ज्यादा घिनौना अपराध वही है कि बच्चों के साथ हुआ। जी घिनौना अपराध वो भी है, मगर इसका घिनौनेपन का कोई मतलब वो नहीं है, कोई मेजर नहीं कर सकता इसको कि ये कितना घिनौना है। इसके लिए एक सरकार जो है पॉक्सो एक्ट भी लेके आएगी, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जिसके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन है। और इसमें हम लोग काफी सारे केसेस भी कर रहे हैं, अपने विक्टिम के लिहाज से भी कर रहे हैं, एक्यूज के लिहाज से भी कर रहे हैं। तो इसमें इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजन हैं कि आपको कोर्ट से बेल मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको पता लगता है किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, या आप एक बच्चे को कंट्रोल करके ये जान पाते हैं कि इसके साथ ऐसा हुआ है बट ये किसी दबाव के कारण ये सब सारी बातें नहीं बता पा रहा है, तो आप इस एक्ट के अंदर अपने नजदीकी थाने में, वुमेन सेल में या कहीं पर भी जाके इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं जी और इसकी कंप्लेंट का तुरंत एक्शन लेना मैंडेटरी है। एक बात का आपको बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है, वो बात ये है कि इसमें किसी भी तरीके की कोई भी इंसान अगर गलत कंप्लेंट फाइल करेगा तो उसके अगेंस्ट जो है वो चीजें प्रोविजन भी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसको फिर हम दूसरे तरीके से चार्ज भी करते हैं। मगर अगर ये बच्चा ही ये बात बोलता है कि उसके साथ ये हुआ है और बाद में ये सब चीजें नहीं पाई जाती है, तो बच्चे के लिए कोई भी पीनल प्रोविजन नहीं, क्योंकि आप बच्चे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो हर टाइम पे हर तरीके से रीजनेबल बात करेगा, जी है ना। तो मैं इस चीज को श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि कभी भी आप इस चीज को देख रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा भारी मात्रा में वायलेशन है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का, साथ ही साथ में द चाइल्ड एंड अडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का, जिसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में। यह चलिए एक तरफ हमने इन बच्चों को बाल मजदूरी से बचा लिया, लेकिन अब इनके सामने जीविका का संकट खड़ा हो जाता है। कई दफा देखा जाता है कि ये बच्चे ही अपना घर चलाते हैं, इनके घर पर कमाने वाला कोई नहीं होता। अगर आपने किसी बच्चे को किसी दुकान से या कहीं से भी बाल मजदूरी से तो बचा लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे वो बच्चा किसी दूसरी दुकान पर काम कर रहा है, क्योंकि उनके पास जीविका का संकट होता है। तो वो क्या कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में? देखिए, इसमें ना काफी सारे जैसे जब भी कोई एक्ट पास होता है कहीं भी, तो उसमें काफी सारी गाइडलाइंस आती है जी तो काफी सारे रिकमेंडेशन मांगे जाते हैं, काफी सारे सुझाव मांगे जाते हैं लोगों से, टीचर से, सोशल वर्कर से, प्रोफेसर से, जो भी आपको लगता है जो फील्ड में चीज उस तरीके की पूरी नॉलेज रखता है, उन सबसे काफी सुझाव मांगे जाते हैं। तो जब ये एक्ट आ रहा था, और ये जो है ना अमेंडमेंट रिपोर्ट 2015 की गई है चाइल्ड एडोलसेंट एक्ट में, तो उसमें गाइडलाइंस आई थी। तो उसमें गाइडलाइंस में मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, इन्हें गाइडलाइंस की ये बात सरकार ने जो है अपने एक्ट में नहीं लेके आई उसको तरीके से, मगर उन्होंने एक सुझाव दिया था और ये सुझाव मुझे काफी हद तक प्रैक्टिकल लगा। क्योंकि देखिए, हमको उनकी गरीबी को काउंटर करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमको उनकी गरीबी की देखभाल करनी है। हमें ये बहुत सुनिश्चित करना है कि ये लोग गरीब ना, अगर ये गरीब रहेंगे तो हम इनसे कितना और हम इनसे कितना भी काम करेंगे, ये फिर वापस काम की तरफ आ जाएंगे। तो इनकी गरीबी को काउंटर करने के लिए, इनकी गरीबी को ध्यान में रखते हुए तो एक गाइडलाइंस में एक ये बात रखी गई थी कि हम कुछ जो है, जैसे जिस तरीके से एक अनाथालय काम करते हैं, अनाथालय में बच्चों को हम रख सकते हैं, उस तरीके से एक मॉनिटरिंग बॉडी होनी चाहिए जो कि पूरा संरक्षण रखे बच्चों का, इस तरीके के बच्चों का। और इस तरीके के बच्चे जो हैं, जैसे एक्ट में भी एक बात लिखी हुई है कि ये बहुत सारे बच्चे बहुत स्किलफुल हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें काफी सारे बच्चे उभर के भी आए हैं, बहुत बड़े गरीब बच्चे बच्चे आए हैं। तो इनके पास पहले ये प्लेटफॉर्म नहीं था, जिनके पास आज फोन है तो वो ये काम कर ही सकते हैं, जो टैलेंटेड हैं। जिनके पास फोन नहीं है आज, वो भी ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतनी गरीबी रेखा में इतनी नीचे है कि वो एक मल्टीमीडिया फोन भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उनसे फोन की क्या गुंजाइश करी जाए। तो इस तरीके की एक सुझाव दिया गया था। वो सुझाव ये था कि आप इस तरीके का एक बॉडी बनाइए, जो बॉडी होगी वो बॉडी एक स्पेसिफिक लैंड लेके, जैसे मान लीजिए कुछ एकर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की एक लैंड हम लेते हैं, उस लैंड में जिस तरीके से हम कॉलेज और अनाथालय बनाते हैं, उसकी जगह हम एक यूनिट बनाए इन बच्चों के लिए, जहाँ पर हम इनको टीचिंग के साथ साथ जिस चीज में ये बच्चे स्किलफुल हैं, एक्ट को ध्यान में रखते हुए उनमें इनकी स्किल को और निखारें, इनसे उनको काम करवाएं, इस तरीके का काम करवाएं जिसमें ये स्किलफुल है। ऐसा नहीं कि इनसे मजदूरी करवानी है, इनसे कुछ करवाना है। जैसे मान लीजिए कोई सिंगिंग में अच्छा है तो उसको राग की क्लासेस दी जा रही है, कोई नृत्य में अच्छा है तो उसके नृत्य की क्लासेस दी जा रही है।
है ना, कोई बोलने में कोई बहुत अच्छा है, कोई बोलता बहुत अच्छा है, तो उसको उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए इस तरीके की क्लासेस दी जा रही है। क्योंकि आप देखोगे तो हर तरीके का आज के प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे हर तरीके का प्रोफेशन जो है वो सक्सेसफुल प्रोफेशन है। चाहे आप एक थिएटर के एक्टर हो, चाहे आप कोई न्यूज के रिपोर्टर हो, चाहे एक बड़े अधिवक्ता हो, आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, आप पॉलिटिशियन हो, तो आप कोई भी प्रोफेशन ऐसा चूज कर सकते हैं। चाहे बैक सिंगर हो, तो वो प्रोफेशन जो है वो आज अपने मुकाम में है, जो कि पहले के युग में नहीं हो सकता था। तो इस तरीके के उन्होंने सुझाव दिए गए थे कि हम करिकुलर एक्टिविटीज जो है उस तरीके के जो है अध्यापक, सोशल वेलफेयर की उसमें लगातार क्लासेस होते रहे। जैसे कृष्णा धीरज जी ने काफी सारा काम करा था इसके सोशल वेलफेयर के, तो इस तरीके की लगातार क्लासेस होती रहे। तो हमने एक ऐसी बॉडी बनाया है जिसका प्रॉपर मॉनिटराइजेशन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से हम ये लैंड अलॉट करें और इस पे जो भी बेस्ट कंस्ट्रक्शन बच्चों के लिए हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है, प्लस उनका जो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जितनी सारी चीजें हैं, जैसे स्पोर्ट्स ग्राउंड हो गए, फुटबॉल ग्राउंड हो गया, क्रिकेट ग्राउंड हो गया। अब मैं देखिए इतनी बड़ी लैंड सरकार से मांगना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इतना जैसे आप आसपास देखोगे तो दूसरी स्टेट्स में तो ये चीजें पॉसिबल है, बट दिल्ली में ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो आप कम से कम ये सारी चीजें बहुत छोटे उसमें कर सकते हैं। आप छोटा सा एक क्रिकेट का प्रैक्टिस नेट बना सकते हैं, आप छोटा सा फुटबॉल का वो बना सकते हैं, आप टेबल टेनिस की छोटा कोर्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके का उन्होंने सुझाव दिया था और उसमें काफी उन्होंने स्टैटिकल डाटा जो कलेक्ट करके दिया था वो काफी मायनों में एक्यूरेट था। गवर्नमेंट के पास बहुत सारी बैरन लैंड पड़ी है जिसका अभी प्रेजेंट टाइम पे कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है। ना गवर्नमेंट ने अपने आने वाले बजटों में उनके बारे में कुछ भी निर्धारित करा है, ना कुछ भी कोई भी बात उन लैंड के बारे में स्पष्ट करेंगे। तो हम अगर थोड़े से उसके प्रति हम अपना दिखाएंगे, हम अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो वो चीज करी जा सकती है। उसमें देखिए समय लग सकता है जरूर, मगर ये एक मुझे अच्छा सुझाव है। बाकी आप देखिए, अगर गरीबी को हमको काउंटर करना है, बच्चों की गरीबी को, तो इन बच्चों की गरीबी और किसी भी तरीके से काउंटर नहीं होगी, क्योंकि इनको इनकी जेब में पैसे आने बहुत जरूरी है, इनको इनके सारे खर्चे चलाने बहुत जरूरी है। प्लस मैंने आपको बोला कि इनका परिवार भी है, वो भी इन पे निर्भर है, तो उनके लिए भी इनको खर्चा इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट ये बच्चे जो जहाँ से भी ये सब चीजें अर्न कर रहे हैं, वहाँ पर इनका आगे का जो फ्यूचर है, जो इनका बचपन है, वो किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय ना हो जाए। आप देखोगे इंडियन फुटबॉल टीम में शहीन जी जितने अधिकतर फुटबॉल प्लेयर्स हैं वो सारे बहुत गरीब बैकग्राउंड से, बहुत सारे। उनको हॉकी आप देखो, बल्कि इनफैक्ट क्रिकेट में भी आप देखोगे तो 80% लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा गरीब बैकग्राउंड के हैं। तो आप जब तक हम इन लोगों को हम बताएंगे नहीं, हम इनको समझाएंगे नहीं, हम इनको ट्रेन नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए, तो ये लोग नहीं काम कर पाएंगे। अच्छा, ट्रेनिंग ही देना सब कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर किट की रिक्वायरमेंट है, आपको बूट्स की रिक्वायरमेंट है, आपको सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आपको वो पोषण भी लेना है जो आपको इन सब चीजों के लिए जरूरत है। इसके लिए आपको पैसे भी चाहिए। तो वो पैसे आपको जब तक इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड नहीं करवाएंगी तो हमारी समस्या ये भी दूर नहीं है। तो इनको पैसे भी मिलने बहुत जरूरी है। अभी गवर्नमेंट देखिए, आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है सिर्फ एडल्ट पे काम कर रही है। एक एम्प्लॉयमेंट भत्ता रहता है हमारा, एम्प्लॉयमेंट भत्ते में हर स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने जो भी अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको पेमेंट कर रही है। मगर इस तरीके का कोई भी सुझाव जो है वो बच्चों के लिए नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की कोई मिनिमम एटलीस्ट गाइडलाइन में कुछ आए, कुछ सरकार का सुझाव आए और इस तरीके का जो मैंने आपको बताया ये स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करके कि इस तरीके की बैरन लैंड में इस तरीके की चीजें डेवलप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके जहाँ पर हम इनको रोजगार भी दे पाए उस तरीके का जिसमें उनकी स्किल सामने है और इनको स्किलफुल भी बना पाए। तो मुझे लग रहा है कि अगर हम ऐसा करने में शायद मुझे अगर कामयाब हो गए तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम बहुत दूर रहेंगे यूएस को और इटली को। जी। लेकिन आज सरकार ने 8वीं तक की शिक्षा को पूरी तरीके से अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया है, लेकिन लोगों की गरीबी और बेबसी के आगे ये योजना एक तरह से निष्फल होती चली जा रही है, क्योंकि जब आपका पेट भरा होगा तभी आप पढ़ने जाओगे। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? देखिए शहीन जी, सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने बहुत मतलब इस पर काम करा, काफी सारे उन्होंने सुझाव भी होंगे। उसमें से एक बहुत बड़ा सुझाव और बहुत बड़ा बदलाव जो था वो था मिड डे मील का। क्योंकि क्या हो रहा था, बच्चों की आपने शिक्षा तो मुफ्त कर दी थी, मगर बच्चे भूखे कभी भी आप कैसे उनको आप सोच सकते हैं कि वो पढ़ाई भी करेंगे, वो खेल कूद भी करेंगे। तो ये एक सुझाव था सरकार को मिड डे मील का
जो सरकार ने माना और मिड डे मील की एक फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड करवाई गई। मगर अब देखिए, जब हम प्रैक्टिकली इस चीज को देखेंगे तो मिड डे मील की प्रॉब्लम है, जो प्रैक्टिकल स्कूल में इंस्पेक्शन हुए उनमें बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आई। कहीं पर छिपकली मिली, कहीं पर चूहे मिले, कहीं पर जिस तरीके का राशन दिया जा रहा है, जो अलॉट किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उस तरीके का राशन नहीं पाया गया। सब स्टैंडर्ड बहुत घटिया क्वालिटी का राशन पाया गया। तो मैं आपको जैसे ऊपर बता रहा था कि ये जो इंस्पेक्शन करने वाली जो अथॉरिटी है, जो बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, इसका सक्रिय होना बहुत जरूरी है और इनके लिए हमको सरकार से निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए कि इनकी गाइडलाइंस भी बहुत ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है। इनको एक पूरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और रूल्स जो है इनको फ्रेम करके इन बॉडीज को दिए जाएं, ताकि जो है इन सब चीजों पे काम हो सके। अभी एक सुझाव मैं देख रहा था, अभी कुछ दिन पहले मैं किसी का आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें एक सुझाव ये भी आया हुआ था कि जब भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं स्कूल में, तो आप उनको मिड डे मील तो जो सबसे अच्छा है जो प्रोवाइड कराया जा रहा है वो तो दीजिए ही दीजिए। प्लस उन्होंने क्या कर रखा था कि आप जो प्राइवेट लोग हैं, मतलब जैसे हम और आप हैं, हमारे लिए एक अकाउंट ओपन कर रखा था कि आप पर्टिकुलर इस स्कूल में, पर्टिकुलर इस ऑर्गेनाइजेशन में, पर्टिकुलर इस एनजीओ में आप अगर डायरेक्टली कोई चीज डोनेट करना चाहते हैं सिर्फ मिड डे मील के लिए, या आप चाहते हैं कि चावल हमारी तरफ से आए या कुक्स हमारी तरफ से आए, तो आप वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो सरकार से कुछ लोग जो एनजीओ में हैं वो इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज में सेवा करना चाह रहे हैं। उनको काफी सारे लोग रिटायर हो गए हैं, जिनको अभी उनको सेवा करने का मौका चाहिए, वो दोबारा से सेवा करना चाह रहे हैं। काफी यंग लोग भी हैं आपके और हमारी उम्र के, जो बहुत सारी चीजें अपनी सेक्रीफाइस करके इस तरीके काम करना चाह रहे हैं। तो ये एक सरकार को सुझाव दिया है। एक सुझाव और इसमें जो बीच में आ रहा था कि जो भी बच्चा आपके पास मील के लिए आएगा वो एटलीस्ट वो कम से कम वो खाना खाने वहाँ आएगा, उसको पढ़ाएंगे। कोशिश करिए कि आप टिफिन भी उनको पैक करके दीजिए, ताकि वो अपना शाम का जो खाना है, जो भी आपका दिन का खाना बनता है, वो आप टिफिन उनको पैक करके दे दें। उसमें 4 या 5 रोटियां आप उनको फालतू ही दीजिए, ताकि उनके घर में भी अगर कोई भूखा हो उस टाइम पे तो कम से कम उसका भी निवारण होता है। तो ये मुझे कुछ ये सिर्फ 2 सजेशन में बता रहा हूँ जो मुझे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से पॉसिबल लगे कि हाँ इस चीज की पॉसिबिलिटी है, हम ये चीज बहुत अच्छे से कर सकते हैं और ये चीज हमको करनी भी चाहिए। और ये करेंगे तो बच्चों को ये बात भी समझ में आएगी कि वहाँ जाने से मेरी मम्मी या पापा को, मेरे माता पिता को खाना मिलता है, मेरे दूसरे बड़े भाई को खाना मिलता है, मेरे छोटे भाई को, बहन को खाना मिलता है, तो मैं जाऊँ, मेरे को वहाँ से टिफिन मिलेगा, मैं वहाँ जाऊँ, मैं कम से कम शाम को आऊंगा, अपने भाई का, बहन का, माँ का, बाप का पेट भर पाऊंगा। तो ये मुझे बड़ा प्रैक्टिकल और बहुत अच्छा सुझाव लगा, जिसको मुझे लग रहा है कि हमको थोड़ा सा हमें और जागरूक होके हमें सरकार को थोड़ा सा इसमें दिखाना चाहिए, ये दृष्टिकोण हमें अपनी तरफ सरकार को दिखाना चाहिए, ताकि सरकार इस पे काम करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये था बाल श्रम का भाग 1। भाग 2 आप जल्द ही सुनेंगे अपना रेडियो 96.9 FM पर। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM